हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स डिप्लोमा क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का जो चैप्टर नंबर 1 है उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एनर्जी कंजर्वेशन जो सब्जेक्ट है सभी ब्रांच के लिए कॉमन है। इस वीडियो में हम लोग एनर्जी का जो क्लासिफिकेशन करेंगे कि एनर्जी जो हमारे पास होती है उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं उसको। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि से 2022 और 2023 में 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे। इस वीडियो में हम लोग आगे ये भी देखेंगे इंडिया में, वर्ल्ड में जो फ्यूल हैं, जो एनर्जी की रिसोर्स हैं, वो कितना अवेलेबल है। और आखिरी में हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है और कौन कौन ऐसे कारक है जो क्लाइमेट चेंज को प्रभावित करते हैं। ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो ध्यान से पढ़िएगा। और यदि आप लोग इस नए चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को अगर वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस के बारे में। जो एनर्जी के जो सोर्स होते हैं उनका हम लोग क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो जो पहला वर्गीकरण है जिसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला क्या है आपका, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? तो प्राइमरी सोर्स या जिसको प्राथमिक ऊर्जा बोलते हैं, उन स्रोतों को कहा जाता है जिसका हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन करने का मतलब क्या है कि ये जो सोर्स होते हैं ऊर्जा के, ये अर्थ के नीचे, जो अर्थ होती है हमारी, वो अर्थ के नीचे नीचे अवेलेबल होती हैं। तो उसको प्रयोग करने के, उसको हम लोग डायरेक्टली उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो उसको सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, उसको निकालते हैं हम लोग। और निकालने के बाद उसका हम लोग क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं। और जब प्योरीफाई हो जाता है तो उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपका जो तेल हो गया, कोयला हो गया, और जो प्राकृतिक गैस हो गए, ये हमारे अर्थ के नीचे अवेलेबल है। तो इनको हम लोग डायरेक्टली उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, इनको सर्वप्रथम बाहर निकालते हैं। और निकालने के बाद क्या करते हैं, इनका शोधन करते हैं। और जब ये शुद्ध रूप में हो जाते हैं तो इनका हम लोग क्या करते हैं, दहन करते हैं। क्या करते हैं, दहन करते हैं। जिसके फलस्वरूप इनके अंदर, यानी जो कोयला, तेल या प्राकृतिक गैस है, इनके अंदर जो उपलब्ध ऊर्जा होती है वह हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसके कुछ उदाहरण है, जैसे आपका परमाणु ऊर्जा हो गया। परमाणु ऊर्जा हो गया, आपका जो नेचुरल गैस हो गया, कोल हो गया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जिसको हम लोग जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। ये सब क्या है, हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। इनको हम लोग डायरेक्टली उपयोग नहीं कर सकते हैं। इनको किसी न किसी ट्रांसफॉर्मेशन से होकर गुजरना पड़ता है। इन ये जो सोर्स हैं, जो सोर्स हैं हमारे, इन सोर्सों को क्या किया जाता है, विद्युत में परिवर्तन कर दिया जाता है। विद्युत एनर्जी परिवर्तन कर दिया जाता है, जो कि एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। आगे देखेंगे क्या होता है सेकेंडरी सोर्स, जो विद्युत लाइनों और अन्य संचरण के माध्यम से हमारे घर और व्यवसाय तक पहुंचाया जाता है। बात करते हैं जीवाश्म ऊर्जा के स्रोत को। तो जो आपका
गैस, पेट्रोलियम और कोल हैं, ये आपके जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। ये प्राग ऐतिहासिक पौधों और जानवरों के मरने से बने थे। बहुत लंबे समय पहले जब पौधे और जो जानवर थे उनकी मृत्यु हुई, उसके पश्चात क्या हुआ, धीरे धीरे चट्टानों के परतों के नीचे दब गए, जिससे क्या हुआ, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोल का निर्माण हुआ। ये हमारा क्या था, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये पिछले 2022 में आया था 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए नहीं, 1 मार्क्स के लिए आया था, तो इसको ध्यान से पढ़ें। और जब आप आंसर राइटिंग करें तो आप उसकी डिफिनीशन लिखें और उनके 2-4 एग्जाम्पल जरूर लिखें, कि जिससे क्या होगा, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारे पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग द्वितीयक ऊर्जा स्रोत भी बोलते हैं। तो क्या होता है ये, क्या होता है ये, जो द्वितीयक सोर्स होते हैं सदैव प्राथमिक ऊर्जा स्रोत का अंतिम रूप होता है। ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास प्राइमरी सोर्स होता है उसका जो अंतिम रूप होता है, जिसको हम लोग डायरेक्टली उपयोग कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स। जो ध्यान रखिएगा ये इस बात को, अंतिम रूप होता है। जैसे जो आपका कोयला है, ये कोयला आपका प्राइमरी सोर्स है। तो कोयले से क्या होते हैं, कोयले को जब बर्न करते हैं तो हीट एनर्जी मिलती है। उस हीट एनर्जी को, उस हीट एनर्जी से हम लोग बॉयलर के अंदर वाटर को गर्म करते हैं, और जब वाटर को गर्म करते हैं तो स्टीम निकलता है। और उस स्टीम की सहायता से हम लोग टरबाइन को क्या करते हैं, टरबाइन को चलाते हैं। और टरबाइन पे जो हमें वर्क मिलता है, उस वर्क को हम लोग जनरेटर में भेजते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटर में भेजते हैं। और जनरेटर हमें क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है। और इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ट्रांसमिशन लाइन से डायरेक्टली हमारे घरों तक आ जाता है, जिसको हम लोग उपयोग करते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग गैस की बात करें, पेट्रोल की बात करें, तो ये भी क्या है, प्राइमरी सोर्स, यानी जो क्रूड ऑयल, जो कच्चा सोर्स होता है, उसका रूपांतरण होने के पश्चात हमें प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। तो अगेन इसको भी आप लोग डिफिनीशन लिखेंगे, और डिफिनीशन लिखने के बाद इसका एग्जाम्पल जरूर देंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है, अगला जो क्लासिफिकेशन है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी बोलते हैं। आखिर ये क्या होता है, नवीकरणीय सोर्स वे संसाधन हैं जिनका उपयोग बार बार ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया। भूतापीय ऊर्जा मतलब कि जियोथर्मल एनर्जी, जो अर्थ के नीचे, जो हमारी अर्थ है, ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ के अंदर भी ह्यूज अमाउंट में, भारी मात्रा में आपके पास एनर्जी अवेलेबल है। ज्वारी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा का मतलब है जो समुद्र के अंदर जो ज्वार भाटा यानी जो टाइड्स आती हैं, उसके अंदर भी एनर्जी होता है। नवीकरणीय ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा ही बोलते हैं। और ये सभी ऊर्जा शामिल हैं जो प्रदूषण कारक नहीं है। कहने का मतलब है जो नवकरणीय ऊर्जा होती है वो पॉल्यूशन फ्री रहती है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे, जहां कभी भी ऊर्जा की बात आती तो हर कोई बोलता है कि ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या है, ऊर्जा के वो स्रोत जो कि प्रदूषण नहीं फैलाते। ठीक है, ये स्रोत इनका क्षय नहीं होता है। कहने का मतलब है कि आपका पेट्रोल आप लोग एक बार यूज कर लेते हैं तो वो खत्म हो जाता है, लेकिन आपका जो रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, जैसे सनलाइट होता है, एक बार उपयोग करने के बाद ये पुनः इनको प्राप्त कर सकते हैं। यह सेल्फ रिप्लेनिशमेंट होते हैं। कहने का मतलब है ये पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ उदाहरण है, जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया,
जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, बायोगैस, जैव ईंधन आदि नवकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है। तो इसमें देखते हैं टाइडल पावर प्लांट आखिर कैसे वर्क करता है। तो जब कभी भी ओशियन के अंदर हाई टाइड होती है तो वाटर का लेवल बढ़ता है, और जब वाटर का लेवल बढ़ता है तो ये हमारे पास ये गेट है, इस गेट से जो वाटर होता है इस बेसिन में, इस रिजर्वर में आके इकट्ठा हो जाता है। और जैसे ही ये टाइड खत्म होता है, जैसे ज्वार खत्म होता है, इस गेट को बंद कर लिया जाता है, जिससे पानी जो है इसमें इकट्ठा हो जाता है। अब इस पानी को क्या करते हैं, जो टरबाइन है, ये जो हमारी टरबाइन है, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। जिससे होता क्या है, जो वाटर के अंदर जो निहित ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और यह जनरेटर के द्वारा जुड़े होती है, जिससे हमें क्या होता है, एनर्जी, जिससे हमें विद्युत प्राप्त हो जाता है। और जैसे हाई टाइड आता है, फिर से ये साइकिल क्या हो जाता है, फिर से ये साइकिल क्या होता है, चालू हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं किसी भी फ्यूल की बर्निंग नहीं हुई है, और जब फ्यूल की बर्निंग नहीं हुई तो CO2 भी जनरेट नहीं हुआ, जिससे हमारा जो आपकी एनर्जी है पूरी तरह से कैसी है, क्लीन एनर्जी है, राइट। अच्छा, ये क्या था आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, ये वह सोर्स होते हैं जिनको एक बार आपने उपयोग कर लिया है तो दोबारा आप इनकी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका कोयला हो गया, तेल हो गया, और कार्बन, ठीक है, पेट्रोलियम, ये गैस, ये सब क्या है, आपके नॉन रिन्यूएबल है। और इनके जलने से भारी मात्रा में CO2 भी क्या होता है, जनरेट होता है, जिससे हमारा वातावरण भी क्या होता है, दूषित होता है। और भी होते हैं नॉन रिन्यूएबल के, जैसे आपका एटॉमिक एनर्जी भी क्या होता है, ये भी क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल होता है। तो ये क्या था आपका ऊर्जा के गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्लासिफाई देखते हैं। ये इसको बोलते हैं वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग व्यापारिक और व्यावसायिक या वाणिज्यिक संबंधी कार्यों, उत्पादक कार्यों, उद्योगों आदि में होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कॉमर्शियल एनर्जी के सोर्स कहलाते हैं। या फिर ऐसे सोर्स जिनको आप लोग पैसा दे करके प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपको वाणिज्यिक कहलाते हैं। इसके लिए आपको मनी देना पड़ता है, आपको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है, कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है। इन स्रोतों को प्राप्त करने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। अगर बात करें हम लोग नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स के बारे में, तो ऊर्जा के वे स्रोत जो मानव अपने जीवनोपार्जन संबंधी अथवा घरेलू कार्य जैसे खाद्य पदार्थों को पकाने, रसोई घर में भोजन पकाने आदि में इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा गैर व्यावसायिक या फिर गैर वाणिज्यिक ऊर्जा कहलाता है। जैसे आपका जो वुड यानी लकड़ी है, चारकोल हो गया, कृषि के अवशेष हैं, जैसे धान गेहूं जब कट जाता है तो उसका जो रेजिड्यू होता है वो भी क्या होता है, आपका नॉन कमर्शियल होता है, फ्री में अवेलेबल होता है। यदि आप किसी से लेने जाएंगे तो आपसे पैसा नहीं लेता। जैसे गोबर हो गया, गोबर गैस जैसे होगा, ये सब क्या है, आपकी नॉन कमर्शियल है। और खास बात क्या है, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं, ये मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन जो आपके कमर्शियल होते हैं ये मार्केट में आपको मिल जाएंगे, ये आपको मार्केट में मिलेगा, ये आपको मार्केट में मिलेगा, ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया आपका कमर्शियल एनर्जी सोर्स और नॉन कमर्शियल सोर्स। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और देखते हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब है जो लंबे समय से ऐसे स्रोत जो हम लोग यूज करते आ रहे हैं वो कमर्शियल कन्वेंशनल कहलाएंगे। जैसे आपका जो चारकोल हो गया, जैसे आपका कोल हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, ये सब क्या है, ये सब हम लोग लंबे समय से यूज करते चले आ रहे हैं। इनको हम लोग गैर नवीकरणीय स्रोत भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जलने पर क्या होते हैं, पोल्यूशन को जनरेट करते हैं।
और जनरली क्या होते हैं, ये वाणिज्यिक होते हैं, कॉमर्शियल होते हैं और इनका उपयोग उद्योग में किया जाता है। ये इनकी खास क्या बात होती है, जब ये इनका दोहन होता है तो ये प्रदूषण भी फैलाते हैं। अगर हम नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो ये जनरली क्या होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं, जैसे आपका चारकोल हो गया, कृषि अवशेष हो गया, गोबर आदि। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं जो जो नॉन कन्वेंशनल है वो बेसिकली क्या है, जो बेसिकली क्या है वो वो रिन्यूएबल सोर्स होते हैं। ठीक है, इनका उपयोग मुख्यतः हम लोग घरों में करते हैं और ये प्रदूषण के लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं करते हैं। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल में आपका जो सोलर भी है वो भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन कन्वेंशनल में हो जाएगा। सोलर हो गया, टाइडल हो गया और बायोमास हो गया। टाइडल लिख देता हूं मैं, टाइडल हो गया, टाइडल हो गया, सोलर हो गया, जियोथर्मल हो गया, जियोथर्मल, जियोथर्मल, ये सब क्या है, नॉन कन्वेंशनल है, जो पहले नहीं यूज होते थे, अब इनका प्रचलन ज्यादा हो गया। आगे देखते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, यहां तक जो कवर किया है वो एनर्जी क्लासिफिकेशन किया गया है। अब मैं फिर से इसको इम्फेसिस कर रहा हूं, ये हर साल कम से कम 5 मार्क्स में आता है और एक एक नंबर के ये एक एक मार्क्स में आता है ये, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आगे देखते हैं, ये आपका क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि विश्व में जो फ्यूल है उसका रिजर्व कितना है। जो फ्यूल होता है, बेसिकली जो फ्यूल होते हैं वो क्या होता है, वो आपका ऑयल होता है, ऑयल होता है, गैस होता है, कोयला होता है। तो उसके हम लोग रिजर्व देखेंगे कि किस देश में कितना रिजर्व अवेलेबल है। तो अगर बात कर रहे हैं हम लोग ऑयल की, तेल की बात करें, तो जो तेल है जो सबसे ज्यादा कहाँ है, वो वेनेजुएला में है। वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, वेनेजुएला, वो नंबर 1 पे है। दूसरे पे सऊदी अरेबिया है, तीसरे पे आपका कनाडा है, चौथे पे ईरान है, 5वें में, और ध्यान रखिए इंडिया की जो रैंकिंग है वो 24वें नंबर पे है। अगर बात करें वेनेजुएला का, तो 100 में 18% केवल किसी के पास है, वेनेजुएला के पास है। उसके बाद सऊदी अरेबिया है, कनाडा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये ध्यान रखिएगा, भले ही जो सऊदी अरेबिया है उसके पास वेनेजुएला से कम ऑयल के रिजर्व है, लेकिन जो ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज्यादा कौन करता है, सऊदी अरेबिया करता है। ऑयल का जो प्रोडक्शन करने में आपको जो सऊदी अरेबिया क्या है, वो नंबर 1 पे है ऑयल के प्रोडक्शन में। ऑयल के प्रोडक्शन में याद रखिएगा, ऑयल के प्रोडक्शन में, उत्पादन में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब गैस की बात कर लेते हैं। गैस तो सबसे ज्यादा कहां पर गैस के भंडार है, रसिया में है। पूरे वर्ल्ड का 24% कहां पर है, अब रसिया में है। दूसरा ईरान हो गया, उसके बाद है कतर हो गया, फिर यूनाइटेड स्टेट हो गया, फिर सऊदी अरेबिया, और आपका जो इंडिया है, जो हमारा इंडिया है वो 22वें नंबर पे है, जो पॉइंट बहुत ही कम मात्रा में 0.7% है। मतलब पूरे वर्ल्ड का 0.7% और जो गैस के रिजर्व है वो इंडिया के पास है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कोल की। तो कोल में देखेंगे तो यहाँ पर इंडिया के पास एडवांटेज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के पास कोल के रिजर्व अच्छे खासे हैं, अच्छे खासे हैं। मतलब 5वें नंबर पे आपका इंडिया आता है और पूरे वर्ल्ड का 9.5%। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं तो इंडिया एनर्जी का कंजम्पशन कम करता है, इसीलिए भले ही इंडिया के पास यूएसए से कम रिजर्व है, लेकिन इंडिया का जो रिजर्व है वो यूएसए के बाद खत्म होगा। मतलब कि कोयले का रिजर्व यूनाइटेड स्टेट्स से के बाद में खत्म होगा और यूनाइटेड स्टेट में कोयले का रिजर्व पहले खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वहां पर क्या होता है, कोल का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये डेवलप कंट्री है और डेवलप कंट्री में एनर्जी का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। आगे देखते हैं क्या है। अब देखते हैं कि इंडिया में, जो हमारा भारत है, इंडिया में जो बहुत सारे सेक्टर होते हैं, जैसे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया है, इंडस्ट्री हो गया है, रेजिडेंशियल हो गया, ट्रांसपोर्ट होता है। हर जगह एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी का कहाँ पर कंजम्पशन होता है वो इसको मैंने पाई चार्ट से रिप्रेजेंट किया है।
और ये जो डेटा है वो 1999 और 2000 का है, ठीक है। और जो जो अभी का जो लेटेस्ट डेटा है उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, हो सकता है कि 1 या 2% वेरिएशन हो सकता है। तो यहाँ पर जब देखेंगे हम लोग तो सबसे ज़्यादा जो आपका जो एनर्जी का कंजम्पशन होता है वो इंडस्ट्री में होता है, इंडस्ट्री में होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमको पता है इंडिया क्या है, एक विकासशील देश होता है। इंडिया क्या है? विकासशील देश है। तो विकासशील में डेवलपमेंट की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो इंडस्ट्री भी वहाँ पे ज़्यादा लगाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे हमारा क्या है? दूसरे नंबर पे क्या हमारा? ट्रांसपोर्ट पे है। दूसरे नंबर पे क्या है हमारा? ट्रांसपोर्ट पर है। दूसरे नंबर पे क्या है हमारा? ट्रांसपोर्टेशन पे हो गए, जो 22% के साथ है। ये 22% के साथ है, 22% है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका ये आपका क्या है? ये आपका अदर पे है। फिर उसके बाद क्या है? उसी तरह से सब दिया गया है, रेजिडेंशियल है आपका, और ये आपका दिया गया है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं मैं जल्दी से, थोड़ा सा समय लगेगा, कर देता हूं मैं जल्दी से। ये तो ये क्या है? ये आपका इंडिया में सेक्टर वाइड एनर्जी का क्या है? कंजम्पशन है। और जो डेटा 1999 और 2000 का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है क्लाइमेट चेंज क्या होता है, और जो एनर्जी हम लोग यूज कर रहे हैं उसका क्लाइमेट पर क्या इम्पैक्ट आता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज या फिर जलवायु परिवर्तन क्या होता है। तो जलवायु परिवर्तन से मतलब ये होता है कि जो हमारा वेदर जो हमारा वेदर होता है, जो मौसम होता है, मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव, मतलब लंबे समय तक बदलाव, और टेम्परेचर में परिवर्तन क्या कहलाता है? आपका जलवायु परिवर्तन कहलाता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, न्यूज़ में सुना होगा, कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है और कहीं पर बहुत कम हो जा रहा है। कहीं पर बाढ़ आ जा रही है जहाँ पर कभी ऐसा नहीं हुआ है, और कहीं भी बाढ़ आ ही नहीं रहा है, मतलब पानी बरसात हो ही नहीं रही है। तो ये सब क्या है? क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। और जो क्लाइमेट चेंज है, पहले की बात करें तो क्लाइमेट चेंज है वो सूर्य की वजह से होता था। जो क्लाइमेट चेंज है, जो मेन रीजन है वो सूर्य की गतिविधियों के कारण होता था और ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण होता है। बट जब से डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, तो जो क्लाइमेट चेंज का जो मेन मुख्य कारण है वो कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के बर्निंग के कारण होता है। ये होता क्या है, कैसे होता है, इसको समझते हैं एक डायग्राम से। ये आपका क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, कोल कोल गैस और गैस और ऑयल को क्या किया आपने? बर्न किया। इसको क्या कर दिया आपने? बर्न किया। तो बर्न करने के बाद आपको एनर्जी तो मिला, एनर्जी तो मिला ही मिला, प्लस आपको क्या मिला? CO2 मिला और CO मिला। अब ये क्या करते हैं? CO2 क्या करता है? ये आपका एटमॉस्फेयर में जाकर क्या करते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। और जब ये इकट्ठा हो जाते हैं तो आपके वातावरण में क्या करते हैं? एक ये चादर के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं? जब सूरज की जो रोशनी, सूरज की जो लाइट आती है, वो क्या करते हैं? इसको अंदर तो आने देते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? इसको बाहर नहीं जाने देते हैं। और जब बाहर नहीं जाने देते हैं तो क्या होता है? यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो क्या कर देता है? इंक्रीज करने लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे ज्यादा मेन गैसें जिम्मेदार होती हैं वो क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन होता है, ठीक है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, तो आपका CO2 और CH4 होता है। आपके एग्जाम से भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव क्या होता है, तो इसको आप लोग फिगर के द्वारा समझा दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके एनर्जी कंजर्वेशन का जो चैप्टर नंबर 1 है,
वहां से लिया गया है। और ये वही क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मैंने छांटा है और आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये हर साल आता है। तो अब बीटी बोर्ड है वो क्वेश्चन को रिपीट जरूर करता है, तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे तो आपके 5 मार्क्स क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और इस चैनल से जुड़े रहिएगा। आपके एग्जाम आने से पहले मैं एनर्जी कंजर्वेशन का जो मैकेनिकल पोर्शन है उसको मैं पूरा कवर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।